हाँ जी बेटा, तो मैं बोल रहा था आपसे डेथ, बैठ जाओ बेटा, ये चाहिए ना, डेथ और रिटायरमेंट में टेक्निकली अगर सोचा जाए ना कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होता डिफरेंस? भाई एक में आदमी मर रहा है, एक में रिटायर हो रहा है। अरे बात करो बिजनेस में अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बिजनेस हूं, मेरे अंदर 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। वाई रिटायर होता है तो कितने पार्टनर बचते हैं और कितने कम हो जाते हैं? वाई की डेथ हो जाए, अब कितने पार्टनर बचते हैं और कितने कम हो जाते हैं? तो भाई साहब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में या रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। तो और पुराने समय में आज से 3-4 साल पुरानी बुक उठाओगे ना तो रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर भी एक ही हुआ करता था। तो फिर ये अलग चैप्टर के रूप में क्यों रखा गया है? यहां पर अलग चैप्टर के रूप में रखा जाने का कारण यह नहीं है कि डेथ है, यहां पर अलग चैप्टर के रूप में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर इन्हें अकाउंट थोड़ा डिफर मैनर में बनवाने हैं। अब क्यों? नॉर्मल सिचुएशन में 3 पार्टनर हैं एक बिजनेस में, एक पार्टनर को रिटायर होना है, तो इन जर्नल केस पार्टनर कब रिटायर होगा? या तो साल के पहले दिन ही या आखिरी दिन, जिससे कि बिजनेस बीच में डिस्टर्ब ना हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्टर्ब ना हो। चलो रिटायरमेंट तो उसके हाथ में है, क्या डेथ भी उसके हाथ में है कि भगवान से कह देगा भगवान खबरदार 1 तारीख से पहले उठाए तो अकाउंट गड़बड़ा जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो भैया डेथ तो कभी भी हो सकती है, पहले दिन भी हो सकती है, आखिरी दिन भी और मिड में भी हो सकती है। तो सपोज करो कोई आदमी 3 महीने बाद मर गया, तो अब हमें जो अकाउंट बनाना है वो पूरे साल का नहीं बनाना, उसके लिए 3 महीने का हिसाब किताब देखना है। तो इस वजह से कह दिया जाता है कि डेथ एक अलग चैप्टर है। हेलो हेलो, ठीक है, आप टेंशन रखवा। अच्छा ठीक है, वो आप गुंजन से बात कर लो, जैसी भी करनी है, वो जो कहेगी मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो एक्चुअली में यार बेटा रिटायर भी पार्टनर बीच में हो सकता है होने को, तो यार तबीयत खराब है किसी की, नहीं काम कर पा रहा, नहीं अब उसकी बस की, तो भैया अगर 3 महीने बाद पार्टनर रिटायर होता है तो भी यही कॉन्सेप्ट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप इसे ऐसे मत पढ़ो कि रिटायरमेंट अलग है डेथ अलग है, आप इसे ऐसे पढ़ो, अगर क्वेश्चन में पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है एक फिक्स डेट पर, बिगिनिंग या एंड में, जहां पर हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो रिटायरमेंट की तरह ही सॉल्यूशन होगा सारा, सही है। और अगर पार्टनर मिड ईयर में, ईयर के मिड में कभी भी रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो सॉल्यूशन ऐसे होगा जैसा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो डेथ और रिटायरमेंट अलग नहीं है, अलग दो कॉन्सेप्ट हैं। ट्रेडिंग क्या कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो रिटायरमेंट की तरह सॉल्यूशन करेंगे, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट। और ईयर के मिड में कोई पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे रिटायर होके जा रहा है चाहे डेथ होके, तो अकाउंट इस तरीके से बनेंगे जैसे मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो डेथ जर्नली रिटायरमेंट की तरह ही होता है, इसमें कोई बहुत अलग चेंज नहीं है। अलग चेंज क्या है कि हम यहां पर अकाउंट इस तरीके से बना रहे हैं कि 3 महीने बाद कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो 3 महीने का हिसाब किताब कैसे दिखाना है। ठीक है? 3 महीने बाद कोई मर रहा है तो उसका हिसाब किताब कैसे दिखाना है। तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या करना होता है, जाने वाले पार्टनर का अकाउंट बनाना होता है। मैं मान के चल रहा हूं बी रिटायर हो रहा है या बी मर रहा है 3 महीने काम करके, तो हमें बी का 3 महीने का हिसाब किताब देखना है। तो मैं किसका कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा? बी का कैपिटल, बस। ठीक है? किसका? बी का। बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो ए बी सी तीनों की हमें जरूरत है भी नहीं। रही बात फॉर्मेट की, तो दिखने में बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन जो होगा वो फॉर्मेट के नियर अबाउट 30% सॉल्यूशन की लेंथ होगी। फॉर्मेट अगर 10 लाइन का है तो सॉल्यूशन 3-4 लाइनों का होगा। ठीक है बेटा? क्योंकि एक क्वेश्चन में सभी कुछ एक साथ कभी भी नहीं आता है, पर जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम सब कुछ एक साथ लिखते हैं।
तो सबसे पहले आपको डेथ या रिटायरमेंट के इस कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि पार्टनर कितने समय काम करने के बाद जा रहा है। ठीक है, लेट से मे बी वो 30 जून को मर रहा है या रिटायर हो रहा है, तो कितने महीने काम करके जा रहा है? 3 महीने। अगर वो 1 अक्टूबर को रिटायर होता, कितने महीने काम करके? 6 महीने। अगर वो 1 जून को रिटायर होता या डेथ होती तो कितने महीने? 2 महीने। ये बात ध्यान रखनी है। अब रही बात फॉर्मेट में क्या क्या आएगा। गई लाइट? सुनिए, सबसे पहले वही 7 स्टेप लगा रहा हूं जो मैंने आप लोगों को चेंज इन पीएसआर में सिखाए, जो मैंने आप लोगों को एडमिशन में सिखाए, जो आप लोगों को मैंने रिटायरमेंट, 7 स्टेप कॉमन थे, वही 7 स्टेप। सबसे पहले लिख दी मैंने ओपनिंग कैपिटल, बीज कैपिटल। मैं मान के चल रहा हूं बी मरा या रिटायर हुआ है। अब 7 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था? ओल्ड रेशो न्यू रेशो। वो यहां पर भी सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि गुडविल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में होती है और बाकी सब ओल्ड में होते हैं। ठीक है। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? यही था। तो एंट्री क्या करते थे हम? पार्टनर डेबिट टू गुडविल। बस फर्क क्या आएगा, वहां पर हम कितने पार्टनर में बांटते थे इसे? तीनों में। यहां पर हमें केवल बी का हिस्सा लिखना है क्योंकि हम केवल बी का अकाउंट बना रहे हैं। क्योंकि बी का अकाउंट है तो बी का हिस्सा लिख दिया, खत्म। अगला स्टेप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? कितने स्पेसिफिक रिजर्व होते थे? 2। पहला कौन सा होता था बेटा? क्या करते थे हम इसमें? रिजर्व में से जितना भी WCR का क्लेम है उसे माइनस करते थे और बचा हुआ पार्टनर्स में बांट देते थे। पर यहां तीनों का अकाउंट बना रहा हूं, एक का, तो बी को उसका हिस्सा दे दो, खत्म बात। कोई डाउट इसमें? अगला स्पेसिफिक रिजर्व कौन सा होता था? IFF। क्या करते थे हम इसमें? रिजर्व में से लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हटा देते थे और बचा हुआ किस में बांटते थे? बांट दो अब भी वैसे ही, पर अब की बार क्योंकि केवल बी का हिस्से की बात हो रही है तो केवल बी का। वही स्टेप फॉलो कर रहा हूं। अगला स्टेप क्या था? इज देयर एनी अदर रिजर्व? अदर रिजर्व में कौन कौन से आते थे? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते थे। पॉजिटिव रिजर्व में क्या क्या आता था बेटा? जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L क्रेडिट, कंटीजेंसी रिजर्व, यही सब आते थे। तो वहां पार्टनर में बांटते थे। यहां तीनों में बटेंगे या केवल बी का हिस्सा दे दूंगा? अगर कोई नेगेटिव रिजर्व होता था तो कैपिटल को कम करता था। नेगेटिव रिजर्व में कितने रिजर्व आते थे? 3। कौन कौन से? P&L डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यही आते थे 3 बेटा। तो इन तीनों में से क्या दे दो बी को उसका हिस्सा? बे क्या दो, मतलब वापस ले लो एक तरीके से, क्योंकि ये कैपिटल को कम करते हैं। अगला स्टेप क्या होता था? फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म हम एंट्री करते थे गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। और सैक्रिफाइजर कौन होता था? आउटगोइंग पार्टनर। उस आउटगोइंग पार्टनर को क्या मिलती थी? गुडविल मिलती थी। किस किस से? बचे हुए पार्टनर से। ऐसे ही होता था बेटा। ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, अब भी वही करेंगे। क्या आ जाएगा यहां पर? बी शेयर ऑफ गुडविल। फिर अगला स्टेप क्या था? बोलो। एक पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, तो ठीक है, जाने वाला पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहा है तो 2 ड्राइंग। किसकी ड्राइंग आ रही है? ये केवल बी की, क्योंकि हम केवल किसका अकाउंट बना रहे हैं? बी का। अगला स्टेप क्या था? एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूएट करते थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़े तो यहां भी बनेगा।
और उस रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होता था वो पार्टनर में बढ़ता था। यहां पर बस क्या फर्क पड़ेगा बताओ, बस केवल बी का हिस्सा लिख दूंगा प्रॉफिट में। लॉस है तो भी बी का हिस्सा। यहां तक सब हमारा पहले की तरह था, कुछ नया पड़ा यहां तक। अब जो नया है उसे मैं लिख रहा हूं अलग पेन से, जो नया है उसे मैं लिख रहा हूं अलग पेन से। और मैंने फिर बोला फॉर्मेट जितना बड़ा है सॉल्यूशन उसके मात्र 30% लेंथ का होगा बेटा। अब देखो इसमें नया क्या क्या आएगा जो ध्यान देना है। पहली बात, क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर से हमने लोन ले रखा हो सकता है, तो उसके लोन का पैसा वापस लौटाओगे। तो जब हमें पार्टनर को पैसा लौटाना है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है कम होती है। तो बाई बीज लोन, कौन सा लोन है ये, लायबिलिटी वाला। इसके उल्टा ऐसा भी तो हो सकता है हमने पार्टनर को लोन दे रखा हो, तो भैया ये पैसा हम उसकी कैपिटल से काटेंगे। टू बीज लोन, कौन सा वाला, एसेट वाला। सच बताऊं पूरे चैप्टर में अगर इलिस्ट्रेशन को मिलाकर 40 क्वेश्चन है तो एक सिंगल क्वेश्चन में लोन का जिक्र है, तो ये पॉइंट आपको बुक में जनरली दिखेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं लिख बहुत सारी चीज रहा हूं पर यूज बहुत थोड़ी सी होंगी। सही है। अब आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर भूल मत जाना, अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं तो हमें उस पर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। किस रेट से, 6% पर एनम। और जब भी पर एनम लिखा हो तो ये क्या बन गया, टाइम बेस। 2 महीने का है तो 2 महीने का दूंगा, 6 का है तो 6 का दूंगा। ये नया है एक, तो इसमें कोई डाउट है। इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना हो, तो देना पड़े तो दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है पार्टनर को सैलरी वगैरह भी देनी हो, तो दे देंगे। इसके अलावा सबसे मेन चीज जिसके 2 नंबर तक होते हैं 4 में से, हाँ जी बोलूं, सुनिए, इसके अलावा एक और मेन चीज जो ध्यान देनी है बहुत ढंग से, क्या है वो, जब कोई पार्टनर बिजनेस में काम करता है तो काम करके रिटायर होता है, वो काम करता है तो उस काम के बदले उस पार्टनर को क्या मिलता है, बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सा। सही है। पूरे साल किसी ने काम करा, साल के आखिर में प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और प्रॉफिट में उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। अब हुआ क्या, कोई पार्टनर 3 महीने काम करके बाई चांस किसी भी वजह से रिटायर हुआ या डेथ हो गई, तो क्या उसे प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। कितने महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर यार एक प्रॉब्लम है, P&L अकाउंट कब बनता है, साल के आखिर में, और वो जा कब रहा है बाहर, बीच में। तो ये जो 3 या 4 महीने का प्रॉफिट है, क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इसीलिए उसे उस 3 महीने के काम के बदले में एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा। और क्योंकि ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड है तो इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। 1 मार्कर में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर को हम प्रॉफिट देते हैं तो उसे सस्पेंस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। और याद रखना बेटा, ये चारों चीजें जो हम उसे देंगे ना, ये चारों चीजें टाइम बेस होती हैं। टाइम बेस का मतलब 6 महीने काम करके जाएगा तो 6 महीने की मिलेंगी, 2 महीने काम करके जाएगा तो 2 महीने की। कोई डाउट है इसमें, श्योर। अच्छा, जरूरी है एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो, एस्टिमेटेड लॉस भी हो सकता है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा भी। और इसी की कैलकुलेशन होती है मेन, इसी की कैलकुलेशन होती है मेन इस चैप्टर में, और कोई वर्किंग नहीं है, वर्किंग एक ही है, इसकी कैलकुलेशन। यहां तक कोई डाउट,
अच्छा, अब कोई पार्टनर मर गया, फाइनली उसके 3 लाख रुपए बन रहे हैं, हो सकता है हम उसे 5,000 इमीडिएट दे दे, 20,000 और बाकी बाद में दे दें। तो अगर हम उसे इमीडिएट पैसा देंगे तो लिखो और काटो। अरे भाई, मरने के बाद उसकी चिता पे पैसे रख के आओगे, जब वो मर चुका तो पैसे उसे भी कैसे दे रहे हो? पैसा किसे दोगे? उसके वारिस को। अब उसके वारिस को 3 या 4 में से कोई भी नाम दे सकते हैं, उसे हम लीगल हायर भी कह सकते हैं, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं और एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो बैलेंस आएगा डेथ के केस में, उस बैलेंस को हम नाम देंगे टू बीज एग्जीक्यूटर। और अगर रिटायरमेंट होता तो यहां पे क्या नाम देते हम? बीज लोन अकाउंट। भाई वो तो जिंदा है ना अभी, तो क्या नाम देते हैं उसे? इसके अलावा रिटायरमेंट डेथ में कोई फर्क नहीं होता है। अब डेथ या रिटायरमेंट अगर बैलेंस शीट मांगे तो रिटायरमेंट की तरह सॉल्यूशन होगा, वही 7 स्टेप। और अगर एक पार्टनर का अकाउंट मांगे तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने सिखाया। यहां तक कुछ पूछना है? अब इसके बाद हमें बनाना होगा जर्नली बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बनाना होगा बेटा? क्योंकि मैं पढ़ा तो डेथ चैप्टर ही रहा हूं ना, तो डेथ के हिसाब से शब्द लिख रहा हूं, बीज एग्जीक्यूटर। ये 2 से कहां ट्रांसफर होकर आ रहे हैं हम? कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? अब अगर कोई इमीडिएट पैसा देना है तो वो किसे दोगे? उसके वारिस को दोगे। मरने वाले को कैसे दे दोगे? और अभी भी जो बाकी पैसा बच गया वो कहलाएगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बैलेंस। ठीक है, ये पहले फॉर्मेट नोट करो, फिर आते हैं आगे। ये मरने वाले का कैपिटल अकाउंट है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटर, फिर आगे समझाता हूं कैसे वो कैलकुलेट होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
हाँ जी, बढ़े क्या आगे? तो देखो अब मेन है यहां पर हाउ टू कैलकुलेट पी एंड एल सस्पेंस। अब मैं आपको भाई आपकी, हाँ ये लो, करें बेटा, नहीं बता दो मुझे अब। सुनो अब, तो अब है हमारा टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट पी एंड एल सस्पेंस, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो देखो बेटा, बुक का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं थोड़ा सा बुक से कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवाऊं, पर जो भी लिखवा रहा हूं वो कभी ना कभी पेपर में आया या आ जाता है, ठीक है ना? तो थोड़ा अलग या एक्स्ट्रा भी हो सकता है। यह दो बेसिस हैं। पहला बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of past years या past years profit। क्या मतलब बना? हाँ जी, क्या मतलब बना? जो साल बीत चुका है उसका प्रॉफिट या उसके प्रॉफिट। देखो, पास्ट ईयर्स मतलब बहुत सारे साल, और पास्ट ईयर्स मतलब एक साल। अब ये क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना पड़ेगा वो क्या कहता है। तो यहां पर तीन स्टेप हैं। स्टेप वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हमसे क्वेश्चन कहता है पास्ट ईयर्स प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करो, तो ये प्रॉफिट हमें क्या होगा बेटा? गिवन होगा। और अगर बहुत सारे साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? टोटल प्रॉफिट अपॉन जितने साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, यहां तक बुक में है। यहां के अलावा एक पॉइंट मैं जुड़वा रहा हूं, प्लस माइनस ट्रेंड। अब आप कहेंगे ट्रेंड क्या होता है? भाई लोगों, क्या हर साल प्रॉफिट सेम कंटिन्यूअस फिक्स रहता है? आज से 10 साल पहले जो मेरा प्रॉफिट था अब भी वही रहेगा, या जर्नल केसेस में हर साल बढ़ता है और एक समय आने के बाद हर साल थोड़ा थोड़ा कम भी होता है? तो हर साल प्रॉफिट बढ़ या कम भी तो हो सकता है, उसकी परसेंटेज क्वेश्चन हमें बताएगा। उसे हमने क्या नाम दिया? ट्रेंड। ठीक है, बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ट्रेंड की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू, प्रॉफिट
टिल डेट ऑफ डेथ। जब पार्टनर मरा या रिटायर हुआ तो वहां तक का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जो भी स्टेप 1 में आपने प्रॉफिट पहचाना इनटू, अगर मंथ में काम करके मर रहा है तो मंथ बाई 12। ऐसा भी तो हो सकता है 6 हफ्ते काम करके मरे, तो वीक अपॉन साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। ऐसा भी तो हो सकता है 60 दिन काम करके मरे, दिन, डेज, तो डेज अपॉन 360 या 365, जैसा आपको सूटेबल लगे। सपोज करो 60 दिन काम करके मरा है तो अपॉन में 360 ले लो, वो आराम से कटता है। 72 डेज काम करके मरा है तो अपॉन में 360 लो, आराम से कटता है। 72 5 से 360, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा भाई साहब। बस फर्क आएगा, मैं बताता हूं कितना, 0.23 पैसे का। वो तुम वैसे भी नहीं लिखते हो, राउंड ऑफ करते हो। और वैसे भी जब आप बड़े लेवल पे आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन में खुद लिखा होता है ब्रैकेट में, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। जब आप 12th पास कर लेंगे ना और सीए वगैरह की बुक्स में आएंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है मैं इसी साल आपकी बुक में भी दिखा देता, लेकिन अब आपकी बुक में 2-3 टॉपिक कट गए हैं। डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, जब ये थे तो आपकी बुक में ही लिखा होता था 360 दिन लेने। सही है? कोई डाउट इसमें? ये आपके ऊपर है कि किससे कटता है। और स्टेप 3, मरने वाले का प्रॉफिट। मेरे इस एग्जांपल में कौन मर रहा है? बी। स्टेप 2 इंटू बीज शेयर लिखो। यह है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कुछ पूछ रहे हैं गौरी जी? लिखो तो। अब जो मैं लिखवा रहा हूं सेकंड बेस, मेरे ख्याल से आपकी बुक में उसके क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जाम में आए हैं तो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है? सेकंड बेस, ये पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरा बेस अलग है बेटा। सेकंड बेस है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट या पास्ट, कुछ भी लिख दो, ईयर्स सेल्स। किसके बेस पर? पिछले साल की सेल के बेस पर। सही है? अब मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा। पिछले साल मैंने टोटल 50 लाख रुपए के गुड्स बेचे और पिछले साल जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए का। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया मैंने? पिछले साल 50 लाख रुपए के गुड्स बेचे, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20। कोई डाउट? इस साल जब पार्टनर मरा वहां तक मैंने 20 लाख रुपए की सेल करी है, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाया मैंने तब तक? 4 लाख। 20 लाख का 20%। इसी बेस पर ये स्टेप्स हैं बेटा। स्टेप 1, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। वही तो लिख रहा हूं, लास्ट ईयर्स सेल। और तुम्हारे स्कूल के जैसा बिल्कुल डिट्टो क्यों नहीं लिखना? 5 मिनट बाद पता लग जाएगा थोड़ा बहुत चेंज क्यों कर रखा है मैंने स्कूल से आपके। सॉरी, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तेरी बात सुन ली ना मैं, अपॉन लास्ट ईयर्स सेल इनटू 100। क्या निकल गया ये? प्रॉफिट परसेंटेज। इस प्रॉफिट परसेंटेज में प्लस माइनस ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट।
हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि इस साल प्रॉफिट पिछले साल से 2% ज्यादा है, कह सकता है नहीं? तो अगर पिछले साल 20% प्रॉफिट था तो इस साल कितना हो गया? वो 22 प्लस। वो कहता है इस साल 5% प्रॉफिट परसेंटेज गिर गई है, तो पिछले साल 20 थी तो -5, कितना रह गया? 15। ये ट्रेंड आपकी बुक में नहीं होता बेटा, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगा उसमें कराऊंगा। स्टेप 2, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। हाँ जी नागर साहब, इस ट्रेंड की वजह से मैंने आपके स्कूल वाला वो तरीका नहीं बताया, ये वाला जो है, समझ में आ गया? अब ट्रेंड में फेल हो जाएगा ना वो तरीका। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, जब वो मरा वहां तक का प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकालोगे, हमें सेल दे रखी होगी, सेल ऑफ करंट ईयर टिल डेट ऑफ डेथ, ये हमें गिवन होगी, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और अगर ये सेल नहीं दे रखी तो फिर कैसे निकाल पाओगे? तब भी वो वाला तरीका फेल। ये सेल ही नहीं दे रखी होगी तो कैसे निकालोगे? हाँ जी, फिर ये तरीका फेल हो जाएगा आपका वाला। तो देखो यहां पर क्या करेंगे उस केस में, हमें सेल ऑफ लास्ट ईयर गिवन होगी, इसमें हम प्लस माइनस करेंगे ट्रेंड इन सेल। सेल का भी तो ट्रेंड हो सकता है कि सेल बढ़ जाए घट जाए। फिर ये तो पूरे साल की सेल है, जितने महीने काम करा उतने महीने की सेल। अब फिर प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100। ये मैंने हाईलाइट क्यों करा है, ये बहुत ही स्पेशल केस बनता है। ये आपकी बुक में पहले भी नहीं था, जब था क्वेश्चन, और अब भी नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 से क्या निकला? प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो सारा प्रॉफिट मरने वाले को दे दूंगा, यह उसका हिस्सा, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे? जो भी स्टेप 2 है इंटू 20 शेयर। लिखो, बढ़े आगे। हेलो, नमस्ते बेटा, हो गया तेरा फॉर्म का? नहीं अभी? 40 प्रेफरेंस मेरे को लिस्ट भेज दे एक बार बेटा। असल में मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई था, तो मेरा फॉर्म तो मेरे को वो लिस्ट मुझे भी भेज दे एक बार। ठीक ठीक। बढ़े आगे, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट नोट।
पहला पॉइंट, अगर बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, अगर बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस वो पी एंड एल अकाउंट बनेगा जो बैलेंस शीट में दे रखा है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में अगर देखो एसेट साइड में दे रखा है पी एंड एल तो ये लॉस बनेगा, और अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो ये प्रॉफिट बनेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? सुनो बेटा, जो हमें बैलेंस शीट गिवन है वो करंट ईयर की गिवन है, लास्ट ईयर की। करंट ईयर की कैसे होगी? करंट ईयर की बीच में तो पार्टनर भरा है अभी, तो वो जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पी एंड एल दे रखा है वो पी एंड एल कब का हुआ? लास्ट ईयर का। अब रही बात प्रॉफिट या लॉस, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। अब पी एंड एल का डेबिट रिप्रेजेंट करता है लॉस। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और पी एंड एल का क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलो पॉइंट नंबर 2, अगर रिमेनिंग पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, जैसे पुराना रेशो था 3:1, बी मर गया तो नया रेशो क्या होना चाहिए? ए और बी, ए और सी का 3:1, पर वो 3:1 नहीं रखना चाहते, कुछ और रखना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते, उसे लिखकर मैंने काट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं बनना। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ के लिए हम एंट्री बनाएंगे गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर। और इस एंट्री को मैं कैसे बनवाता था भाई? एक बार मैं कौन से रेशो में बांट देता था? ओल्ड रेशो में। क्या हो जाता था वो? क्रेडिट। और लॉस है तो उल्टा कर देंगे। न्यू रेशो में बांटता था वो क्या होता था? और इसका जो डिफरेंस बनता था वो हमारी एंट्री बन जाता था गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है, कोई डाउट? गुडविल का तो एक ही ट्रीटमेंट है, वो सेम गेनर टू सैक्रिफाइसर, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। एक्चुअली में फिलहाल 80-90% नोट्स खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के। यहां पर बस इतने से नोट्स हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। इसे लिखो, फिर मैं इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। लिखो इसे, सम इंपॉर्टेंट नोट लिखा। बेटा ग्रुप में देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 आई होगी।
आइए बेटा, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। एक मुझे आप मैसेज करना, फोन नहीं है तो किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। देखो ग्रुप में आया है बेटा एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13। हाँ जी, तो इसे मैं यूज करके दिखाऊं। हेलो, नमस्ते। हाँ जी भैया, अभी तो हॉस्पिटल में ही है। देखो 2 या 3 दिन उनको बताऊंगा, अभी आपको पैसा कम हो जाएगा, फिर करता हूँ। कोशिश तो करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 13, अप्लाई करके दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन 13, सबसे पहले ये बताओ इसमें कौन मर रहा है? विनय। तो यहां पर हम बनाएंगे विनय का कैपिटल अकाउंट, विनय कैपिटल अकाउंट। क्या बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में? कब की बैलेंस शीट है वो? 31 मार्च 25। तो ये तो पिछला साल का एंड है, तो करंट ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 25। और विनय मर कब रहा है? कितने महीने काम करके? 4 या 9 महीने काम करके? हाँ जी, 9 महीने काम करके। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बताओ विनय की कितनी है? 2.5 लाख। अब ओल्ड रेशियो बताओ क्या दे रखा है? कौन कौन पार्टनर है? विजय, विवेक, विनय। क्या रेशियो है ओल्ड? एलसीएम लेके रेशियो निकालना आता है, तो ओल्ड रेशियो बनेगा 6:1:1। कौन मर रहा है? क्या कोई क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है? नहीं, तो जो बचा वही क्या बन गया? न्यू रेशियो, सेम रिटायरमेंट। आगे बढ़े। अब रिटायरमेंट के स्टेप्स फॉलो करो। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? क्या पहले से कोई गुडविल है बैलेंस शीट में? पक्का? होती तो यहां जाती। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? WCR-IFF होता तो बाई साइड आ जाता। इज देयर एनी पॉजिटिव रिजर्व? कौन सा है? कितना है? तो पूरा 50,000 बिना को दे दूं या उसका हिस्सा? कितना बैठ रहा है? आगे बढ़ो। फिर इज देयर एनी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजर्व? फिर फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म, विनय को न्यू गुडविल किस किस से मिलेगी? विजय और विवेक। तो ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट करना आता है आपको? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पर इसमें गुडविल दे नहीं रखी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है? कितने साल का एवरेज बोला इसने? 3 का नहीं बोला भाई, मैं तो आगे की वैल्यूज भी बोल देता हूं। 8, 6, 4, 2। पिछले 4 साल का प्रॉफिट क्या है? 8, 5, हाँ 6, 4, 2 अपॉन 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना? फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? तो आप लोग ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट कर लोगे क्या बेटा? मैं सीधा लिख दूं क्या? 187,500। ठीक है? अरे आप कर लेना, इन दोनों का जुड़ के वो इससे इतना ही मिलेगा। मैंने सही करा है।
अरे 15 लाख को ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट करियो, जो आएगा ना वो उसके से इतना ही जाएगा बेटा। आगे बढ़ो, अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग। देखो है कोई ड्राइंग? यार बेटा पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या बताऊंगा, तो है तो बोलो। 18। अगला स्टेप, एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रहे हैं क्या? छोड़ दो, अब एडजस्टमेंट में जो लिखा है दे देंगे। बताओ क्या देने को कहा है उसने? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी एक साल बहुत सारे साल, तो 3 स्टेप्स लिखवाए थे। सबसे पहले स्टेप में प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है बताओ? 25 होगा ना, 24-25, 2 लाख। कितने महीने काम करके मरा है? 9 मंथ प्रॉफिट। दो लाख इंटू 9/12, और मरने वाले को उसका हिस्सा। कौन मरा है? विनय, कितना हिस्सा है उसका? 18,750। खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन की लेंथ थी। बताओ यार, अभी रुको, थोड़ी सी गलती हो सकती है। बैलेंस शीट में देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा। पार्टनर को देना, लोन रह रहा है विनय का, वो लोन का पैसा कौन देगा उसे भाई? कितना है लोन? और लोन है तो उसके साथ साथ मैंने क्या बोला था, अपनी मर्जी से क्या देना पड़ेगा? तो कितना? 3,000? गलत। 50,000 का 6%। भाई 9 महीने भी तो करो, टाइम बेस होता है इंटरेस्ट। खत्म, यहां से निकाल देना बैलेंस टू वीज एग्जीक्यूटर। आज होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में मैं और प्रैक्टिस पहले कराऊंगा, फिर मैं होमवर्क कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए जा सकते हैं अब आप लोग। ऊपर कर दो। ना बोलिए। अभी बेटा एक मिनट आज है 5 बेटा, मैं सारी वीडियो एक साथ नहीं कर सकता, बेटा होता आ जाए तो सब कुछ सेव करना है। टाइम को क्या होता है, 3 बजे 2 4 और खाली ये सब वो आप यहां बताओ। भारत का नंबर 17। अब बुक तो दिखा दो। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, 2 या 3 दिन को अभी हम दिखाते हैं। आपने 3 बुक का तो सबसे पहले नहीं दिखा, तो 2 या 3 दिन बाद से दे दूंगा, ठीक है। और जो टाइम हो सकता है पूरा आपको शाम लिख दो, आप ये कैसे करवा दिया तो इसको कितनी करना बचेगा। अगर मैं तो पूरी करा हूं तो 2 घंटे करा बैच तो कैसे होगा? तो जितने लेवल पे होता है ये पर्सन हो या तो जितने में छुट्टी कराऊंगा, मिनिमम 2 घंटे कराऊंगा। यानी कि अगर मैं छुट्टी कराई तो 2 क्लास कराई तो मैं पूरा डिवोशन 2 क्लास खत्म नहीं करूंगा ऐसे। और 2 दिन वो दिमाग ठीक है। तेरा भी हो जा रहा है, ठीक है। तेरा स्कूल कौन सा?
तुम्हारा तुम्हारा तीन होगा, तुम्हारा तीन होगा। बेटा आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। पीछे नहीं, सर्कल क्यों बनाया मैंने, यहाँ बैठो ना। नहीं माँ,